हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं। हमारे चैनल पे आपको सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और हिंदी बुक की समरी मिलती है। सो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। दौलत के नियम, चैप्टर 1। कोई भी पैसा कमा सकता है, धन भेदभाव नहीं करता है। धन के बारे में एक बहुत प्यारी बात यह है कि यह सचमुच किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसे इस बात की परवाह नहीं होती है कि आपका रंग और आपकी जाति क्या है, आप किस वर्ग से है, आपके माता पिता क्या करते थे या आपकी अपने बारे में क्या राय है। हर दिन कोरी सलेट के साथ शुरू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीते कल में आपने क्या किया था, हर दिन नया होता है। आपके पास भी बाकी लोगों जितने अधिकार और अवसर होते हैं। आप दौलत के भंडार में से जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आपको जो इकलौती चीज़ रोके रखती है वह आप खुद है और धन के बारे में आपकी मिथ्या धारणाएं। दुनिया के हर इंसान के पास उतनी ही दौलत होती है जितनी वह भंडार में से लेता है। इसके अलावा और कहा भी क्या जा सकता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पैसा यह जान सके कि यह किसके पास है, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है या वह किस वर्ग का है। पैसे के कान आँख इंद्रियां नहीं होती है। यह निर्जीव, निष्क्रिय और भावहीन होता है। इसे कुछ भी पता नहीं होता है। यह तो उपयोग और खर्च किए जाने के लिए बना होता है, बचाने और निवेश करने के लिए बना होता है, लड़वाने, लुभाने और मेहनत करवाने के लिए बना होता है। इसके पास भेदभाव करने की कोई मशीन नहीं होती है, इसलिए यह निर्णय नहीं कर सकता है कि आप इसके हकदार हैं या नहीं। मैंने बहुत से दौलतमंद लोगों को करीब से देखा है। उन सब में यह एक समानता होती है कि उनमें कोई समानता नहीं होती है। जाहिर है, इन नियमों के खिलाड़ी होने के अलावा दौलतमंद लोग अलग अलग किस्म के होते हैं। जिसके अमीर होने की संभावना सबसे कम दिखती है वह बहुत दौलतमंद निकल सकता है। वह सभ्य से लेकर असभ्य तक हो सकता है, समझदार से लेकर निरे मूर्ख तक हो सकता है, योग्य से लेकर अयोग्य तक हो सकता है। हर अमीर व्यक्ति ने कदम आगे बढ़ाकर कहा है, हाँ मैं दौलत के इस भंडार से हिस्सा चाहता हूँ। जबकि गरीब लोग कहते हैं, नहीं मुझे नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसका हकदार नहीं हूँ, मैं इतना नहीं ले सकता, मुझे दौलत नहीं मिलनी चाहिए। तो यह पुस्तक इसी के बारे में है। यह दौलत और दौलतमंद लोगों के प्रति आपके नज़रिए को चुनौती देगी। हम सभी यह मान लेते हैं कि गरीब लोग अपनी परिस्थितियों, पृष्ठभूमि, माहौल, लालन पालन के कारण गरीब होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस जैसी पुस्तक खरीदने के पैसे हैं और आप दुनिया में तुलनात्मक सुरक्षा व आराम से रहते हैं तो आपके पास भी दौलतमंद बनने के सामर्थ्य है। यह मुश्किल हो सकता है, यह कठिन हो सकता है, लेकिन इसे किया जा सकता है और यही पहला नियम है। कोई भी दौलतमंद बन सकता है। आपको बस इसका संकल्प लेना होगा और मेहनत के साथ अमल में जुटना होगा। बाकी सभी नियम अमल के बारे में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दौलत के नियम, चैप्टर 2। दौलत की अपनी परिभाषा तय करें। आपके लिए दौलत क्या है? अगर आप दौलतमंद बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब खोज लेना चाहिए। मैंने देखा है कि दौलतमंद लोग शुरू करने से पहले ही दौलत की परिभाषा तय कर लेते हैं। हमेशा उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि उनकी नज़र में दौलत की मायने क्या है। मेरा एक दौलतमंद और बहुत उदार मित्र है। वह कहता है कि बहुत पहले बिजनेस शुरू करते ही उसने तय कर लिया था वह खुद को दौलतमंद कब मानेगा। उसने संकल्प कर लिया कि जब वह अपनी इकट्ठी की गई दौलत, जिसे हम पूंजी कहते हैं, से खर्च चलाएगा तब तक वह खुद को दौलतमंद नहीं मानेगा। न ही तब मानेगा जब वह अपनी पूंजी के ब्याज से खर्च चलाएगा। न ही वह खुद को तब दौलतमंद मानेगा जब वह अपनी पूंजी पर मिलने वाले ब्याज के ब्याज से अपना खर्च चलाएगा। मुझे तो यह दौलत की परिभाषा बहुत अच्छी लगती है। यह दोस्त अच्छी तरह जानता है कि उसके ब्याज पर कितना ब्याज मिल रहा है। हर घंटे जब शाम को हम डिनर करने के लिए जाते हैं तो वह जानता है डिनर का खर्च कितना है और डिनर की अवधि में उसने कितना ब्याज कमाया है। वह कहता है कि जब तक ऐसे ज़्यादा है तब तक वह खुश है। आपको लग सकता है कि यह दौलत की कुछ ज़्यादा ही ऊंची परिभाषा है। शायद आप इतनी ऊंची परिभाषा तय न करना चाहें। जाहिर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप निश्चित धनराशि को दौलत का पैमाना बना सकते हैं। पुराने ज़माने में हर व्यक्ति मिलियनेयर बनना चाहता था। उस दौर में यह बहुत आसानी से पता चल जाता था कि आप लक्ष्य तक पहुँचे हैं या नहीं। आज की तारीख में बहुत से लोगों के मकान की कीमत ही 1 मिलियन से ज़्यादा है।
लेकिन वे खुद को दौलतमंद नहीं मानते हैं। वे अब तक अपने एंटीना को ऊपर उठाकर मिलियनेयर तक करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। तुलना के लिए मैं आपको अपनी परिभाषा बता देना चाहता हूँ। मेरे पास इतना होना चाहिए कि मुझे पर्याप्त पैसा होने के बारे में चिंता न करनी पड़े। पर्याप्त पैसा यानी कितना, मुझे कभी पता नहीं होता। हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कि खर्च ज़्यादा हो रहा है और आमदनी कम है। लेकिन गंभीरता से कहूँ तो मुझे लगता है कि जब से मैंने पौंड के बाज़ार में हज़ारों की गिनती शुरू की है, तब से मुझे आराम है। मैं करीब 1000 तक जानता हूँ कि मुझे कितना मिला, मुझे कितने की ज़रूरत है और मैं कितना खर्च कर सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए पैसे की चिंता न करने का मतलब हो सकता है कि परिवार की किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पैसा रहे। तो आप इसे किस तरह परिभाषित करेंगे? अपनी कारों की संख्या से, अपनी नौकरों की संख्या से, बैंक बैलेंस से, अपने मकान की कीमत से, निवेशों के पोर्टफोलियो से? जाहिर है कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है, लेकिन मुझे यह ज़रूर लगता है कि जब तक आप अपनी दौलत की परिभाषा तय न कर ले, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो हम निशाना नहीं साध सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मंजिल ही नहीं है तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, वरना हम घंटों तक गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे। अगर हमारे पास दौलत की परिभाषा नहीं है तो हम अपनी सफलता की जांच या मूल्यांकन कैसे करेंगे? अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह पुस्तक आपके लिए मददगार साबित हुई है? दौलत के नियम चैप्टर 3। अपने लक्ष्य तय करें। दौलत की परिभाषा तय करने के बाद अब आपके पास निश्चित मंजिल है। अपने लक्ष्य तय कर लेना, उस मंजिल तक पहुंचने का एक टाइम टेबल बनाना है। यह बहुत आसान है। अगर आपको पता है कि आप कार से कहीं जाने वाले हैं तो यह जानना समझदारी है। आप किस समय घर से निकलेंगे, आपको कब तक वहां पहुंचने की उम्मीद है, आप किस रास्ते से जाने वाले हैं, वहां पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे। अमीर बनना भी ठीक इसी जैसा है। आपको पहले से जान लेना चाहिए कि अमीर बनने का क्या मतलब है, आप वहाँ कैसे पहुँचना चाहते हैं, आपको इसमें कितना समय लगने की उम्मीद है और वहाँ पहुँचने के बाद आप अपने पैसे से क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहते हैं। दौलत की अपनी परिभाषा तय करने के बाद क्या आप लक्ष्य तय करने के महत्व को देख सकते हैं? इस बारे में सोचें कि आप किस तरह अमीर बनना चाहते हैं और आपको इसमें कितना समय लग जाएगा। फिर अपने लक्ष्य तय कर लें। यह आसान हो सकता है। मैं अपने 40वें जन्मदिन तक मिलियनेयर बनने वाला हूँ और मैं अपने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी के जरिए पैसा कमाऊँगा। यह आसान था। मेरा मतलब है यह मेरे लिए आसान था क्योंकि मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ कि आपके लिए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इस बारे में पहले सोचा तक नहीं होगा। हाँ, यह हो सकता है कि आपने कभी यूं ही कोई सपना देखा हो, मैं बहुत बहुत अमीर और या सफल बनना चाहता हूँ। लेकिन बहुत कम लोग, मेरे राय में सिर्फ अमीर, मशहूर और सफल लोग ही वास्तव में क्या, कब और कैसे का फैसला करते हैं। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको भी यह करना होगा और मैं मानता हूँ कि आप बनना चाहते हैं, वरना आप इस पुस्तक को यहाँ तक नहीं पढ़ते। यह आपके लिए अच्छा है। अब अपने लक्ष्य तय कर ले। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लौट जाए। आपने कौन सा लक्ष्य तय किया? आपका लक्ष्य यथार्थवादी, ईमानदार और हासिल करने योग्य होना चाहिए। यथार्थवादी से मेरा मतलब है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का लक्ष्य बना ले तो यह सिद्धांत तो पूरा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए यह यथार्थवादी लक्ष्य नहीं है। ईमानदारी से मेरा मतलब है कि आपको अपने प्रति ऐसा लक्ष्य तय करना होगा जिसके साथ आप जी सके और काम में जुट सके। खुद से झूठ बोलने का मतलब है कि आप असफल हो जाएंगे। दूसरों से झूठ बोलने का मतलब है कि आप असफल हो जाएंगे। हासिल करने योग्य, हाँ, यह भी अगर आपका प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और सीखने भी नहीं चाहते हैं, आपके पास कोई पूंजी नहीं है और आपको कर्ज भी नहीं मिल सकता है, तो फिर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लक्ष्य तय करना यथार्थवादी, ईमानदार या हासिल करने योग्य नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य से खुश हैं, अच्छी बात है। अब हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी काम में जुट जाए। दौलत के नियम चैप्टर 4।
इसे गोपनीय ही रखें। अब आप एक नए सफ़र, एक नई दिशा में चल पड़े हैं। इस बात को गोपनीय रखना ही सबसे अच्छा रहेगा। एक समय आएगा जब आपको इस काम के सिलसिले में धन के मार्गदर्शकों से सलाह लेने की जरूरत होगी, लेकिन इस वक्त इस बात को प्रचार प्रसार न करें कि आप क्या कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। लोगों की राय अक्सर नकारात्मक होती है और यह आपको डिगा सकती है। अगर हर व्यक्ति वही काम करने लगेगा तो आपके लिए कम जगह बचेगी। अपने सभी अच्छे विचार मुफ्त बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके काम धंधे के बारे में दूसरे लोग अकेले में बात करें, यह अभी आपके हित में नहीं होता है। यह कभी आपके हित में नहीं होता है। दूसरों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उपदेश झाड़ रहे हैं या उन्हें अपनी सोच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो जवाब में सिर्फ बहुत अच्छा कहकर टरका दें। इस बारे में लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। दिल में गोपनीय रहस्य रखना अच्छा लगता है। इससे आपका गुणगान और खुशनुमा एहसास होता है। अगर आप इस बात का प्रचार करने लगेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग आपसे जलने लगेंगे और आपको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आखिरकार आप एक तरह से उन्हें अलविदा कह रहे हैं। आप एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि आपका पुराना स्वरूप या जीवन शैली अच्छी नहीं है और आप नए मैदान की तलाश में जा रहे हैं। जाहिर है इससे वे बिल्कुल खुश नहीं होंगे, तो इसे गोपनीय रखें। इसमें आपका एक धेला खर्च नहीं होता है और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस रहस्य को अपने तक ही रखें। नियम सीखते रहें, इसका अभ्यास करते रहें, लेकिन इसके बारे में हर किसी को ना बताएं। भले ही आपको यह लगता हो कि यह पुस्तक पढ़ने से उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। बेशक आप इस पुस्तक को उनके इर्द गिर्द छोड़ सकते हैं। मज़े की बात तो यह है कि भले ही आप इसके बारे में सबको बता दें, लेकिन फिर भी बहुत कम संभावना है कि वे इसके बारे में कुछ करेंगे। ज़्यादातर लोग गरीबी के दलदल से बाहर निकलने के बजाय टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप इसे गोपनीय रखें, तो इसमें सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूँ। लोग अपने धर्म के बारे में अपना मुंह बंद रखते हैं। लोगों को भाषणों और उपदेशों से वाकई नफरत होती है। लोगों को यह बताए जाने से चिढ़ होती है कि उनकी जीवन शैली में सुधार की जरूरत है और वे जो कर रहे हैं वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। दौलत हासिल करना उन चीज़ों में से एक है जैसे आप व्यक्तिगत रूप से गोपनीय तरीके से चुपचाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि दौलतमंद बनना कोई गलत बात है। बात तो बस इतनी सी है कि अकेले में यह काम अच्छी तरह होता है। दौलत के नियम, चैप्टर 5। ज़्यादातर लोग इतने आलसी होते हैं कि अमीर नहीं बन सकते। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, दिन भर कड़ी मेहनत करनी होगी और रात को सोने जाते समय भी लक्ष्य पर काम करना होगा। हाँ, पैसा कई बार पेड़ों पर लगता है। हाँ, कई लोग लॉटरी, जैकपॉट या बड़े पुरस्कार जीत लेते हैं। गुमनाम रिश्तेदार कई लोगों के नाम वसीयत में ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। हाँ, लोग इच्छा किए बिना भी अचानक शोहरत और दौलत पा लेता है, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आसरा तो यही लग रहा है। वैसे अगर आपने अपना लक्ष्य यह बनाया है लॉटरी जीतूं और विलासिता की गोद में सिर रखकर जिंदगी गुजारूं, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पुस्तक को बंद करके रख दे और जाकर लॉटरी टिकट खरीद ले। अगर आपका लक्ष्य इससे ज्यादा यथार्थवादी है तो आगे पढ़ते रहे। ज्यादातर लोग इतने आलसी होते हैं कि अमीर नहीं बन सकते हैं। वे कहते जरूर है कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि वे अमीर बनने की इच्छा का दिखावा करने के लिए आधे अधूरे मन से लॉटरी के टिकट खरीद ले, लेकिन वे मेहनत करने को तैयार नहीं होते हैं। वे त्याग करने, पढ़ने, सीखने, सब कुछ झोंकने, कोशिश करने के लिए कमर नहीं कसते हैं। वे इसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य या संकल्प बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और उनमें से बहुत से लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर उनके दामन पर बुराई का धब्बा लग जाएगा। लेकिन क्या पैसा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना ठीक है? क्या गरीबी में रहना अच्छी बात है? मुझे लगता है कि यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप दौलत क्यों चाहते हैं और इससे क्या करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ, वे धन तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब यह संयोग, किस्मत या भाग्य से मिल जाए, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इस पर पसीना, काम, जुनून, एकाग्रता का धब्बा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी अमीर व्यक्ति को अपना रोल मॉडल माने, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, एलन सुगर, वॉरेन बफेट, जेम्स डाइसन, तो आप इनमें सिर्फ एक बात समान पाएंगे। वे जी तोड़ मेहनत करते हैं। उनकी कमाई कंप्यूटर, सेल्स, कुकरी बिजनेस, फिल्म उद्योग,
वैक्यूम क्लीनर, पॉप म्यूजिक, रेडियो स्टेशन या चाहे जिस व्यवसाय से हो, लेकिन उनमें एक दिन में इतना सारा काम करने की काबिलियत होती है जितना हम में से ज़्यादातर लोग एक महीने में भी नहीं कर सकते। और दौलत के बारे में यह अद्भुत बात है, यह पड़ी पड़ी इंतजार कर रही है कि कोई इस पर आकर अपना दावा पेश करे। और जो लोग इस पर दावा पेश करते हैं वे वही है जो सुबह जल्दी उठते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और देर रात तक काम करते हैं। और आपको भी यही करना होगा। मुझे अपनी टीम में आलसी, मक्कार या अमर बेल टाइप के लोग नहीं चाहिए। मैं मेहनती, समर्पित, एकाग्रता, महत्वाकांक्षी, संकल्प पावर लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ जो अमीर बनना चाहते हो। जाहिर है उसमें थोड़ा हास्य बोध भी होना चाहिए। दौलत के नियम, चैप्टर 6। अपनी धन संबंधी धारणाओं को समझे, वे कहाँ से आई है। हम सभी धन संबंधी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं। इसमें बहुत सी धारणाएं हैं। हम अपने माता पिता और उनके लालन पालन के तरीके से ग्रहण करते हैं। मुझे अब भी अपनी माँ की यह एक बात याद है, एक चवन्नी बचाने का मतलब है एक चवन्नी कमाना। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि इसका क्या मतलब है। शायद मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी धन संबंधी धारणा इस तरह की बकवास पर आधारित है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों में नीचे दी गई धारणाएं गहराई तक जमी होती है। पैसा सारी बुराई की जड़ है। पैसा बुरी चीज़ है। मैं अमीर बनने के काबिल नहीं हूँ। पैसा सिर्फ लालची, बेईमान लोग कमाते हैं। पैसा भ्रष्ट बनाता है। अमीर बनने पर आपके दोस्त छूट जाते हैं। मैं अमीर बनने के लिए सही आदमी नहीं हूँ। ऐसे ही ना जाने कितनी धारणाएं हमारे बचपन से हमारे माइंड में स्टोर की जाती है। इन धारणाओं पर सरसरी नज़र डालकर देखें कि इनमें से कितनी बातों पर आप यकीन करते हैं। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी ऐसी धारणाओं को लिख लें। कुछ ऐसी धारणाएं भी होगी जिन्हें लिखना शायद मैं भी भूल गया होऊंगा, उन्हें भी लिख लें। अब यह पता लगाई कि आपके भीतर यह धारणाएं कहाँ से आई हैं। क्या आपने इसके बारे में सचमुच सोचा है, तर्क किया है, शोध किया है, या फिर आपने इन्हें विस्तार में रास्ते में पड़े हुए पाया है और उठा लिया है। जो धारणाएं सच नहीं है, बकवास है, उनसे पीछे छुड़वा ले। उन धारणाओं को खिड़की से बाहर फेंक दे जो आपके राह में खड़ी है, आपका रास्ता रोके हुए है और आपको अमीर बनने नहीं दे रही। अब आपके पास इनमें से एक भी धारणाएं नहीं बचनी चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ कोरा पन्ना। अब कोरे पन्ने पर इस तरह के नए विश्वास लिख सकते हैं। पैसा अच्छी चीज़ है। मैं दौलतमंद बनने जा रहा हूँ। मैंने मेहनत करने के लिए कमर कस ली है। दौलतमंद लोगों में नकारात्मक धन से संबंधित धारणाएं नहीं होती है जिस तरह से गरीब लोगों में होती है। उन्होंने या तो उनसे छुटकारा पा लिया है या फिर वह उनमें कभी थी ही नहीं। अगर हम भी उनसे छुटकारा पा ले तो हमारे भी अमीर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। दौलत के नियम, चैप्टर 7। यह समझ ले कि दौलत परिणाम है, पुरस्कार नहीं। अगर आप पैसा बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपकी अमीर बनने की ज़्यादा संभावना है। आपको यह मानना होगा कि पैसा वह पारिश्रमिक है जो आपको चतुराई भरी सोच और कड़ी मेहनत के लिए दिया जाता है। आप जितनी कड़ी, जितनी चतुराई से मेहनत करेंगे, पैसा उतना ही ज़्यादा कमाएंगे। आपका यह पैसा कोई कमेटी नहीं देती है जो यह जांच करती हो कि आप इसके हकदार हैं या आप इसके काबिल नहीं हैं। यह तो आपकी मेहनत का परिणाम का फल है। हम अक्सर किसी पैसे वालों को देखते ही मूल्यांकन करने लगते हैं कि वह इसका हकदार है या नहीं। हम सभी ऐसा करते हैं। मैं इंटरनेट बुकी कैलिवन आयर के बारे में पढ़ रहा था जो ऑनलाइन गैम्बलिंग व्यवसाय से बहुत अमीर बन गया। अमेरिका में उसके 1.6 करोड़ ग्राहक होंगे। अमेरिका की न्यायपालिका इस बात से बहुत खुश नहीं है और उन्हें जेल पहुंचाना चाहती है। दिक्कत यही है कि आयर अमेरिकी नागरिक नहीं है और वह रहता भी नहीं है, पर उसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। आपका लक्ष्य दौलतमंद बनना है, जिसका मतलब यह समझना है कि दौलत कहाँ से आती है। आयर के प्रसंग पर वापस लौटते हैं। वे अमेरिका के कानूनों को एक तथाकथित लूप होल से अमीर बने हैं, जिनके द्वारा उनके काम तो गैर कानूनी है, लेकिन वे इस देश में नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। क्या वे अपराधी है? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं इस जानकारी को यह जानने के लिए पढ़ता हूँ कि क्या मैं इससे कोई फायदा उठा सकता हूँ। जुआ बुरा हो सकता है, लेकिन मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह दौलत की उनकी कड़ी मेहनत का फल है। कुछ समय पहले मैं एक कार क्लीनर केंद्र पर टीवी प्रोग्राम देख रहा था। यहाँ अमीर तथा मशहूर हस्तियों की कार की सफाई होती है। वह कार धोने का 5,000 पाउंड लेते हैं। ध्यान दें, इनमें पॉलिश भी शामिल है। अब उनका यह पैसा पुरस्कार है या परिणाम। मुझे नहीं लगता कि वह इसे पुरस्कार मानते हैं। यह कीमत तो उनसे तय की है।
ग्राहक उन्हें इतना ज़्यादा पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वह दुनिया का सबसे अच्छा कार क्लीनर है। इतना अच्छा भुगतान मिलना तो उसके व्यावसायिक विचार, कुशलता और मेहनत का परिणाम है। दौलत के नियम, चैप्टर 8। दौलत को दुश्मन नहीं दोस्त मानो। इस पुस्तक को लिखते समय मैंने अपने धन संबंधित नज़रिए पर खुद से कई सवाल पूछे। पैसे से हम सभी का पाला पड़ता है। हम सभी के पास बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, ओवरड्राफ्ट और हाउस लोन होता है। हम सभी जीवन में हर दिन पैसे के तमाम साधनों से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सभी ज़्यादा चाहते हैं या हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो फिर दिक्कत क्या है? इन सब का संबंध तो हमारे दिमाग में चल रही चीज़ों से है। आपकी तरह मैं भी पैसा संभालता हूँ, खर्च करता हूँ, बचाता हूँ और मैं यह काम ज़्यादा निपुणता से, ज़्यादा खुशी से करना चाहता हूँ। यह लिखने से पहले मैंने खुद के उद्देश्यों, मिथकों, आंतरिक मान्यताओं की, ठोकरों की जांच पड़ताल की और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि पैसा बुरा या अच्छा नहीं होता। यह न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। हालांकि इसे बुरा मान लिया है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। इसके बिना जीवन बिखर जाएगा। हम इन पैसों का क्या करते हैं? वह अच्छा या बुरा, सही या गलत, दोस्त या दुश्मन होता है। मेरे साथ दोहराएं। पैसा अच्छा है, पैसा बहुत बढ़िया है, पैसा ज़रूरी है, पैसा ठीक है, पैसा मेरा दुश्मन नहीं दोस्त है। जाहिर है इसे मन ही मन कहें, वरना आपके परिवार वाले, आपके दोस्त सोचेंगे कि आपका दिमाग चल गया है। पैसे से लड़ना बंद कर दे, इसके बारे में शर्मिंदा होना छोड़ दे। अंत में पैसे वाला दौलतमंद बनने के लिए मेहनत करने का यह मतलब नहीं है कि आपको अपनी राजनीतिक विचारधारा बदलनी होगी। राजनीतिक विचारधारा के समर्थन करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। पैसा इनमें कोई बाधा नहीं डालता है। पैसे के होने से आपका आध्यात्मिक गुणों में कोई कमी नहीं आती है या आपके अगले जन्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं यह दावा करता हूँ, आज पैसे से जो काम करेंगे, आप पैसे से जो काम करेंगे उनसे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मूलभूत बात यह है कि पैसा आपका दुश्मन नहीं है, दोस्त है। दौलत के नियम, चैप्टर 9। फैसला करें कि आप पैसा किस लिए चाहते हैं। यह आपके लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। उदाहरण के लिए, दौलत कमाकर उसे कोकीन में उड़ा देना मेरे नज़रिए में मूर्खतापूर्ण काम है, लेकिन यह व्यक्तिगत मामला है। आपको मेरे लक्ष्य में समस्या लग सकती है क्योंकि मैं इसे पोप द्वारा फ्रांस में बनाए गए प्राचीन महल खरीदना चाहता हूँ। हम सभी उस चीज़ पर खर्च करते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वह हमें संतुष्ट या खुश करेगी। हम सभी अपनी खुशी खुद चुनते हैं और यह मेरा काम नहीं है कि मैं किसी दूसरों का न्यायाधीश बनकर फैसला सुनाऊं। तो आप पैसा किस लिए चाहते हैं? आप दौलतमंद क्यों बनना चाहते हैं? आपके जवाब आपकी छिपी हुई धन संबंधित धारणाओं के बारे में बहुत कुछ बता देगा और इस बारे में भी कि आप पैसों को दरअसल किस तरह देखते हैं। कई बार यह बहुत आसान होता है। हमारे पास एक सपना है और उसे साकार करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। सपना पहले आता है। जोराड टेलर बचपन से एक चिड़ियाघर बनाना चाहते थे। उन्होंने 36 बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी जिससे वे जर्सी के द्वीप पर अपने सपनों का चिड़ियाघर बना पाए। आपका सपना क्या है? हो सकता है यह इतना आसान ना हो। मैंने एक करीबी परिचित से पूछा, वह दौलत क्यों बनाना चाहती है? उसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला था। उसने कहा कि वह दौलतमंद इसलिए बनना चाहती है ताकि अपने बच्चों को ज़्यादा दे सके। ज़्यादा देने से वे घर पर ज़्यादा लंबे समय तक रुकेंगी और अगर वह घर पर ज़्यादा लंबे समय तक रुकेंगी तो उन्हें बुढ़ापा, अकेलापन नहीं काटना पड़ेगा। मूलतः वह अकेलेपन से बचने के लिए दौलतमंद बनना चाहती थी। एक और परिचित ने मुझे बताया कि वह दौलतमंद इसलिए बनना चाहता था ताकि वह रोमांचक जीवन जी सके। उसे थोड़ा उकसाने के बाद पता चला रोमांचक जीवन से उसका मतलब पलायनवाद था, यानी मैं एक बार फिर से युवा, आज़ादी और कुंवारा बनना चाहता था। क्या इन जैसे लोगों के लिए दौलतमंद बनना सही जवाब है? क्या यह आपके लिए है? आप ज़्यादा दौलत किस लिए चाहते हैं? यह पता लगाने के बाद उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचे। मैंने पहले कहा था कि मैं दौलतमंद इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं अपने परिवार की किसी सदस्य की बीमारी का खर्चा उठा सकूं। इसके बजाय तो मैं मेडिकल बीमा करवाना सुनिश्चित कर सकता था। यह भी विचार करें कि आपको ज़्यादा धन की ज़रूरत किस लिए नहीं है। मुझे शान शौकत की चीज़ें, कार और नाव अच्छी लगती है, लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ इस तरह की चीज़ों पर मेरा खर्च नहीं बढ़ा है। मैं अब भी पुरानी सस्ती स्पोर्ट्स कारों और नावों को पसंद करता हूँ जिनमें बहुत मरम्मत की ज़रूरत होती है। मेरी प्रेरणा नई चीज़ों पर बहुत सा खर्च करना नहीं है। मुझे नई कारें, नाव खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको उनकी सचमुच ज़रूरत है?
जितना आप सोचते हैं। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, आपको तो बस इसे स्पष्ट और सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो आपका बहाना क्या है? आप दौलतमंद क्यों बनना चाहते हैं? मेरे दोस्त, अपना खुद का एजेंडा बना ले और इसे अपने तक ही रखे। आप जो भी लिखे, हाँ मैं सलाह दे सकता हूँ कि आप इसे लिख ले, क्योंकि तब यह ज्यादा वास्तविक लगेगा। और उसे गोपनीय रखे, सुरक्षित रखे। भविष्य में आप किसी दिन पलट कर देख सकते हैं कि आपकी उपलब्धियां, आपके सपने कितनी दूर हैं। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। पैसे से पैसा पैदा होता है। पैसा खरगोश की तरह गुपचुप और जल्दी जल्दी संतान पैदा करता है। यह बड़े झुंड में रहना पसंद करता है। पैसे से पैसा पैदा होता है। अमीर लोग ज़्यादा जल्दी अमीर बनते हैं, गरीब लोग ज़्यादा गरीब बनते हैं। यह ज़िंदगी का दस्तूर है। हाँ, यह दुखद है, लेकिन सच्चाई यही है। अब हम कड़ी मेहनत करके इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में हम अफसोस करके समस्या का हिस्सा बन सकते हैं। हमेशा की तरह विकल्प चुनना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे इसमें समझदारी लगती है कि आप अच्छी खासी दौलत कमा लें और फिर अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए उसका समझदारी से इस्तेमाल करें, या फिर जो आपके मन में आए वह करें। जब आपके पास थोड़ा पैसा आ जाएगा तो आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि यह कितनी तेज़ी से बढ़ता है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा को सीखें और समझ लें। नहीं, मैं इसके बारे में आपको और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को जानना और अपनी दौलत की नींव बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस बारे में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह उस तरह की पुस्तक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मैं आपके लिए सारी मेहनत नहीं करना चाहता। मेरे बताने से यह आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। मेरा निष्कर्ष यह है कि दौलतमंद लोग चक्रवृद्धि ब्याज की सिद्धांत को आत्मसात कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग नहीं करते हैं। अगर आप अपनी सारी आमदनी खर्च कर देते हैं तो यह नियम आपके लिए कभी काम नहीं कर पाएगा। आपके पास कभी पैसा नहीं होगा जिससे आप अपने लिए काम करवा सके। पैसे से संतान पैदा करवाने का उद्देश्य से आपको कुछ पैसा अलग रखना होगा। अगर आपका खरगोश पालन केंद्र हो और आप अपने खरगोश को मारकर खा जाए तो आप किसे पालेंगे? आपके पास तो एक भी खरगोश नहीं बचेगा। खरगोश पालन केंद्र तो भूल जाए, आप तो धन पालन केंद्र शुरू करने जा रहे हैं। आपका पैसा संतान पैदा करेगा, लेकिन सारा पैसा खर्च न करें, वरना आपके पास एक भी खरगोश नहीं बचेगा। देखिए, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अचरज की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप तो समझ ही गए हैं। आपको मैंने वह सबसे अच्छी टिप दे दी है जो मैं दे सकता हूँ। पैसे से संतान पैदा करने के लिए कुछ पैसे को अलग रख दे, थोड़ा पैसा खर्च के लिए रख दे, ज़्यादातर पूंजी को दोबारा निवेश कर दे ताकि बहुत सारी बढ़िया और स्वस्थ संतान पैदा हो सके, और आखिरी में इसे गोपनीय रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।